चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को यार वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो सीखने सिखाने की सिलसिला में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और इसके पहले मैंने आपको ये चीज बताया था कि आपको थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। दो काम आपको बस करना है। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन देन ट्राई टू लिसन मी केयरफुली। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट, ट्राई टू फॉरगेटिंग। आपको कोशिश करना है कि भूलना भूल जाए ये चीजें। एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, बार बार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये चीज लिखा हुआ है कि सत्य रक्षते धर्मेण विद्या योगेन रक्षते मृजा रक्षते रूपम उलवृतिन रक्षते। यानी अभ्यास ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी भी चीज को याद रख सकते हैं। तो पहले आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि एक एक बात आपको सुन के याद हो जाएगा और देख करके। और ये मैं आपको आशा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यहां से पढ़ने के बाद आपको दूसरी चैनल पे नहीं जाना पड़ेगा। चलिए इस कंडीशन के बाद मैं अगले पॉइंट पे आता हूं। अभी मैं इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल करवाया था, आपको शायद याद भी होगा। और अभी मैं बात करूंगा, उस दिन मेरा कूलम्ब्स लॉ मैंने पढ़ाया था जिसमें स्थिर विद्युत नियतांक के बारे में मैंने बात किया था। स्थिर विद्युत नियतांक के बाद यदि हम बात करें तो निर्वात की पारावैद्युतता के बारे में मैंने बात किया था। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, देखिए, जिसका नाम है आपेक्षिक पारावैद्युतता, ये वाला। तो एक प्रश्न यहां से एक प्रश्न पूछा गया कि पारावैद्युत शक्ति क्या है और आपेक्षिक पारावैद्युतता से आप क्या समझते हैं। तो अगर पारावैद्युत शक्ति की बात करें तो उसका भी परिभाषा आप ऐसे बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक कोई पारावैद्युत माध्यम अचालक माना रहता है पारावैद्युत शक्ति कहलाता है। जैसे में देखिए, माध्यम नॉर्मली हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि माध्यम के बारे में आपको सबसे पहले पता होगा कि हम थोड़ा सा आपको बताए थे ये चालक के बारे में, चालक। फिर मैंने दूसरी में आपको बताया था अचालक। ठीक है। फिर 3 नंबर था अर्ध चालक। फिर यदि बात करें 4 नंबर, तो ये आपका परावैद्युत पदार्थ। ये जो है इसमें इस सब के बारे में, जिससे धारा का प्रवाह हो जाए वो चालक है, जिससे धारा का प्रवाह ना हो वो अचालक। ये अर्धचालक जो दोनों के जैसा, ये कभी चालक के जैसा व्यवहार करता है, कभी अचालक। और ये पारावैद्युत पदार्थ। उदाहरण के तौर पे देखिएगा तो इसमें चांदी, एल्युमिनियम, ठीक है, तांबा इत्यादि इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण आप लोगों को पता भी होगा, ईंट, पत्थर, प्लास्टिक, इसके बारे में आप जानते होंगे, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है, अर्धचालक है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं पारावैद्युत पदार्थ, जैसे में आप लोग जल के बारे में सुने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब पारावैद्युत पदार्थ। पारावैद्युत पदार्थ और भी पदार्थ होते हैं, जैसे में आप देखिएगा सबका अलग अलग उपयोग है, अलग अलग महत्व है सबका। जैसे में कि कुछ लोगों को ऐसा पता लगता है कि चालक ही महत्वपूर्ण है, लेकिन सब अपने अपने जगह पर सब महत्वपूर्ण है, सबका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। ठीक है। तो यहां पे जैसे में यदि हम बात करें तो एक चीज आपको ध्यान से देखना है और ये अच्छी बातें दिमाग में रखना है।
कि चालक का अपना अलग काम है, इसका अलग, सबका अलग अलग काम है। अभी एक चीज पे हम लोग आए हैं कि आपेक्षिक पारावैद्युतता क्या है। तो यहां पे आप याद रखिएगा कि आपेक्षिक पारावैद्युतता को एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसमें आपको लिखना है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, और यहां पे हो जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। ये विद्युतशीलता या पारावैद्युतता भी इसको कहा जाता है। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक पारावैद्युतता कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखना है, यहां से इसकी परिभाषा बना सकते हैं। अगला स्टेप में देखें, यहीं से किसी माध्यम की अधिक विद्युतशीलता आपको ज्ञात कर रहे हैं, तो यहां एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसका यह मात्रक और बीमा क्या है, हीन है। ये चीज आपको परमानेंट याद रखना, क्योंकि इसका मात्रक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, और इसका मात्रक तो दोनों का सेम होगा, मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाएगा, यह मात्रक तथा बीमा हीन है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखना है। अगला पॉइंट पे यदि बात करें बाय चांस, तो अगला हमारा पॉइंट ये होगा कि ये आता कैसे है, ये क्या क्या मिलाकर के बनेगा। तो एक चीज आपको नॉर्मली याद रखना है कि इसको समझने के लिए सबसे पहला चीज कि अगर मान लीजिए कि दो आवेश है, जैसा कि यहां पे एक चार्ज मेरा यहां पर है ये, और यहां पे क्या है दूसरा चार्ज, तो किस किस, अब जैसे मैं किसी माध्यम की बात करता हूं जिसमें कि जल या हवा अलग अलग, तो यहां पे मान लीजिए कि हम किसी माध्यम की बात करते हैं और माध्यम को एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां पे चार्ज कितना है Q1 और यहां पे चार्ज कितना है Q2, बीच की दूरी कितनी है R। तो इसके लिए अगर इक्वेशन हम लिखें तो इसके लिए बल का सूत्र होगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में कितना हो जाएगा R², समीकरण 1। दूसरा चीज यदि मैं बात करूं तो यदि इसका माध्यम चेंज कर दूं, जैसे मैं माध्यम यहां मैं क्या ले लूं एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की बात करूं तो फिर फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, यहां पे मैंने माध्यम लिया है, तो यहां पे आपको मैं फिर से दिखा देता हूं, ये वाला एम माध्यम के लिए, और यहां पे Q1 इंटू Q2 बटे R², समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है, मैं इसको भी मिटा देता हूं, आपको याद हो ही गया होगा कि क्या हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि हम बात करें तो इसको कैसे करेंगे। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, अब आपको करना क्या है कि समीकरण 1 जो आप देख रहे हैं, समीकरण 1 को एक जो है यहां पे जैसा कि समीकरण 2 डिवाइड 1 करने पर, जैसे डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एफ नॉट बटा एफ है, साथ में इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में कितना R², गुणा में कितना, गुणा में देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R², उल्टा कर देंगे, ये वाला पार्ट पहले मैंने लिख लिया, फिर इसको लिखेंगे तो नीचे क्या क्या है, नीचे इतना चीज है, ये वाला ये सब नीचे है, तो इसको गुणा करके ऐसे लिखेंगे, और ऊपर कितना है Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2। ध्यान से देखिए, तो इससे ई कैंसिल हो जाएगा, इससे ई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से ये यहां पे m है। अब टोटल यदि बात करें तो इसको एप्सिलॉन r लिखते हैं, इस तरीके से प्रूफ हो गया एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये होता है आपेक्षिक पारावैद्युतता। ये बातें आपको परमानेंटली याद रखना है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है और किस तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है, इस पता होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कॉपी में खूब बढ़िया से क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं अगले पॉइंट, अगले बात पे आता हूं। ठीक है, तो मेरा अगला पॉइंट जो होगा
इसके बाद मैं बात करूं तो यह मैं देखिए यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बार बार कूलम के नियम का महत्व, तो यह एक प्रायोगिक नियम है, याद रखिएगा। ये प्रयोग से के द्वारा प्राप्त किया गया प्रायोगिक नियम है। इस नियम की सहायता से परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युतीय बल को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये महत्व, तो महत्व बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये बनाने के लिए आता है और लिखने के लिए इसको आप इस तरीके से कूलम के नियम के महत्व आप लिख सकते हैं, ठीक है। कूलम के नियम के महत्व के बाद अगला प्रश्न हमारे पास होगा, अगला प्रश्न हमारे पास होगा कूलम के नियम की सीमाएं। आपको मैं दिखा रहा हूं कूलम के नियम की सीमाएं। तो कूलम के नियम की सीमाएं पे यदि हम बात करें कूलम के, तो पहला देख सकते हैं कि यह बिंदु आवेशों के लिए मान्य है, माने ये बिंदुवत आवेश होगा तभी ये मान हो सकता है, ठीक है। आवेश अगर बटा हुआ है तो ये नियम मान्य नहीं है। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। अगर आवेश गतिशील हो गया तो ये नियम लागू नहीं होगा। इसको, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। और ये 10 के पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है। तो इसकी सारी कमियां हैं, ठीक है। तो कभी कभी महत्व, कभी कमियां, ये बार बार पूछा जाता है। अब थर्ड पॉइंट्स में बात करूंगा कूलम के नियम के सदिश रूप। तो कूलम के नियम के सदिश रूप में बात करूंगा तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि कूलम के नियम के सदिश रूप, इसके बाद ये एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। चलिए अगले पॉइंट पे मैं बात करता हूं कूलम के नियम के सदिश रूप। तो देखिए कूलम के नियम के सदिश रूप क्या है। सदिश रूप की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कूलम के नियम केवल परिमाण को बताता है, जबकि कूलम के नियम के सदिश रूप परिमाण और दिशा दोनों को बताता है। तो यहां पे आपको मैं दिखा दूं, यहां पे एक मेरे पास आवेश यहां है, एक आवेश यहां है। ये सारा काम बिंदुवत मान के ही हम लोग करेंगे और बीच की दूरी इसकी कितनी है, r है। यहां पे जो आवेश है उसको q1 और इसको हम मानेंगे q2। तो सबसे पहला चीज ये है, सदिश रूप के लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले का चीज कि Q2 के द्वारा Q1 पर कितना बल लगेगा। Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लगेगा, तो बल लग रहा है 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण। तो इसके लिए लिखेंगे अकॉर्डिंग टू चित्र या फिगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में Q1 इंटू Q2 बटा में कितना, r², ठीक है। ये परिमाण हो गया। साथ में इसकी दिशा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल जो यहां पे यूनिट वेक्टर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। ये बल Q2 के कारण Q1 पर लगा, इसको क्या पढ़ेंगे, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है। एक और लिख सकते हैं Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो ये 2/1, आगे वाला बात पर ध्यान देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बट्टा में कितना, r², आसन पे कितना, 2/1। ये तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये दोनों समीकरण कूलम के नियम के सदिश रूप को प्रदर्शित करता है। इस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। ये चीजें बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि कूलम के नियम के सदिश रूप को आप लिख करके दिखाओ। तो ये रहा कूलम के नियम के समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। कहीं कहीं ये चीजें देखने को मिलता है कि F12 बराबर माइनस F21, ये बता रहा है कि दोनों आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल का परिमाण तो बराबर है, लेकिन दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो ये चीजें आपको हमेशा याद रखना है। ये कूलम के नियम का क्या है, सदिश रूप है, ठीक है। ये दोनों समीकरण कूलम के नियम के सदिश रूप को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें और भी बातें हैं, इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन बाबू पहले इसको आप देखिए, समझिए, फिर मैं एक और वीडियो में एक और तरीका से जब मैं आपको अध्यारोपण के सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो उस समय एक चीज आपको मैं और बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।